पुलिस को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक मर्डरर था और वो उनके बीच में प्लेन साइट में रह रहा। और ये नाम सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए और वो आदमी उन्हीं के बीच रहकर काम कर रहा है। लेकिन किसी तरह ये बात लीक होकर हमारी आज की खोज शुरू होती है जब मुंबई पुलिस की एक यूनिट ओल्ड एंड कोल्ड केसेस को सॉल्व करने का बीड़ा उठाती है। और तब उनके सामने आता है एक ऐसा केस जो आज से 16 साल पहले हुआ था। पुलिस को शुरुआत में लगता है कि ये केस सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो फाइल आती है उसमें ऑलरेडी उन दो अक्यूज्ड के नाम, एड्रेस, फोटोज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इसलिए पुलिस को लगता है कि भाई ढूंढना ही तो है, कितना ही मुश्किल होगा। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि उसमें एक और आदमी का नाम नहीं है और वो आदमी उन्हीं के बीच रहकर काम कर रहा है। क्या पुलिस उस तक पहुंचेगी? जानते हैं इस खोज में। मुंबई पुलिस की ये यूनिट अपनी इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक हुई खोज को समझने की कोशिश करती है। उन्हें पता चलता है कि ये खोज 2007 में शुरू हुई थी जब मुंबई पुलिस को एक खबर आती है कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक डेड बॉडी मिली है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि डेड बॉडी का चेहरा बिगाड़ दिया गया है। उसके पेट और सीने पर लगभग 35 के आसपास चाकू से मारने के निशान हैं। इसका मतलब साफ था कि कोई तो ऐसा था जो ये चाहता था कि ये बिल्कुल भी जिंदा न बच पाए और उसे आइडेंटिफाई ना किया जा सके। पुलिस को इस डेड बॉडी से एक रुद्राक्ष की माला और एक जनेऊ भी मिलता है। पुलिस वो चीज़ रख लेती है क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन में बहुत काम आने वाली है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले आसपास के पुलिस स्टेशन को खबर भिजवाती है और वहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट्स को ढूंढने की कोशिश करती है। और तब उन्हें एक ऐसी ही मिसिंग कंप्लेंट मिलती है जिसका डिस्क्रिप्शन इस बॉडी के डिस्क्रिप्शन से मैच होता था। जिस आदमी ने कंप्लेंट फाइल की थी उस आदमी को ये पुलिस आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाती है और उसे वही रुद्राक्ष की माला, जनेऊ और उस डेड बॉडी पर मिले हुए कपड़े, इन तीनों चीज़ों को दिखाती है और वो आदमी इन तीनों चीज़ों को पहचान लेता है। वो बॉडी थी विजय विनोद झा की। इस आइडेंटिफिकेशन के बाद पुलिस ने शुरू की अपनी पूछताछ और इस पूछताछ का सबसे पहला सवाल दागा गया उस आदमी की तरफ जिसने ये मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। वो आदमी विजय विनोद झा का भाई था। उसने पुलिस को बताया कि वो पिछली रात को अपने भाई से फोन पर बात कर रहा था और तब उसके भाई ने उसे बोला कि वो बस 15 मिनट में घर आ ही जाएगा। उसने पुलिस को ये भी बताया कि विजय उसे दारू के नशे में लग रहा था। लेकिन जब विजय घर ही नहीं लौटा तो उसके भाई ने हर उस इंसान को फोन किया जिसके साथ विजय हो सकता था, लेकिन उसे कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसके अलावा पुलिस को यह भी बताया गया कि विजय हमेशा सोने की चैन और हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए रहता था और उस दिन उसने अपने घर के कुछ काम के लिए 50,000 रुपए कैश भी निकलवाए थे। लेकिन पुलिस को तो ये तीनों चीजें लाश के पास से नहीं मिली थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मर्डर लूटपाट के उद्देश्य से किया गया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर 35 बार चाकू क्यों मारा गया? उसके चेहरे को क्यों बिगाड़ा गया? अब देखिए, भले ही डेड बॉडी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मिली हो, लेकिन क्राइम तो कहीं और ही हुआ था। और अब मुंबई पुलिस का एक ही काम था कि उस पॉसिबल क्राइम स्पॉट को ढूंढ निकालना। और इसके लिए वो विजय के भाई की मदद ले रहे थे। विजय का भाई उन्हें हर उस स्पॉट पर ले जा रहा था जहां पर विजय पॉसिबली उस समय हो सकता था और हर उन लोगों से मिलवा रहा था जिनके साथ विजय दारू पी सकता था। इसी खोजबीन में विजय का भाई पुलिस को एक चाइनीज शॉप में लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि उस चाइनीज शॉप के ऑपरेटर विजय के अच्छे दोस्त थे और वो तीनों मिलकर कई बार शराब भी पिया करते थे। इस शॉप के ऑपरेटर थे दो भाई, जगताप सिंह और सोहन लाल। और जब पुलिस उस शॉप पर पहुंचती है तो दोनों ही भाई गायब थे। पुलिस ने उस शॉप से उन दोनों का एड्रेस लिया तो उन्हें पता चला कि ये दोनों उत्तराखंड के किसी गांव से आते हैं। अब उन्हें एग्जैक्ट एड्रेस तो मिला नहीं था, इसीलिए पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस का सहारा लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अब उस समय पुलिस इन दोनों भाइयों को ढूंढ तो नहीं पाई थी और ना ही इनके पास कोई और लीड थी जिसके बेसिस पे ये केस चलता रहे, और इसीलिए ये केस दूसरे नए केसेस के नीचे दबता चला गया। लेकिन आज 16 साल बाद इस केस को एक पुनर्जीवन मिला था।
पिछली बार की तरह इस बार भी मुंबई पुलिस इस केस को उत्तराखंड के उस गांव से ही शुरू करती है और पिछली बार की तरह ही उन्हें ये दोनों भाई हाथ नहीं लगते हैं। लेकिन इस बार मिलती है उन्हें एक जानकारी वो कि ये दोनों भाई कोविड के दौरान अपने गांव वापस आए थे और तब गांव वालों को पता चला था कि ये भाई उत्तर प्रदेश में एक मील में काम करते हैं। और गांव वालों के बताए अनुसार जब पुलिस उस यूपी की मील में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों भाइयों ने तो कब का काम छोड़ दिया है। हाँ, कोविड के बाद वो वापस जरूर आए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वो यहाँ से चले भी गए थे। इस निराशा भरी जानकारी के साथ साथ पुलिस को एक उम्मीद की किरण भी मिली थी। पुलिस को उस मील से इन दोनों भाइयों का फोन नंबर मिल गया था। पुलिस ने इन दोनों नंबरों को सर्वेलेंस पे डाला और उन्हें पता चला कि ये दोनों नंबर अभी भी एक्टिवेट थे और उत्तराखंड के एक दूसरे गांव में उनकी लोकेशन मिल रही थी। फिर क्या था, उत्तराखंड पुलिस की मदद से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल बात ये थी कि कोविड के बाद से उन्होंने वो नौकरी छोड़कर अपना खुद का धंधा शुरू करने की सोची थी, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि कोविड के बाद उनकी नौकरी कितनी अनस्टेबल थी। और इसके साथ ही उन्हें यह भी लग रहा था कि अब तो उस मर्डर को किए हुए 16 साल हो चुके हैं, अब कौन ही उन्हें पकड़ेगा। उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज करना बंद कर दी थी और उस उत्तराखंड के गांव में आकर सेटल हो गए थे। अरेस्ट होने के बाद उन दोनों को मुंबई लाया गया और मुंबई में उन्होंने अपनी क्राइम की कहानी को बताना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहला नाम लिया विलास हेगड़े का और ये नाम सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। विलास हेगड़े वो आदमी था जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट था, लेकिन वो पुलिस के इन्फॉर्मर के तौर पर काम भी कर रहा था। पुलिस को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक मर्डरर था और वो उनके बीच में प्लेन साइट में रह रहा था। इन दोनों ने आगे पुलिस को बताया कि विजय झा ने विलास को कुछ पैसे लोन पर दिलवाने की बात की थी, लेकिन अब वो उसे बस टाले जा रहा था और विलास को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इन्हीं सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए चारों दारू पीने बैठे थे। लेकिन पैसों को लेकर झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसने हाथापाई का रूप ले लिया और हाथापाई होने के बाद विजय वहां से निकल जाना चाहता था और वो निकल चुका भी था। लेकिन अभी इन तीनों का गुस्सा शांत हुआ नहीं था। उन तीनों ने विजय को रोका, उसे अंदर घसीटा और चाकू से मार मार कर उसका मर्डर कर दिया और आइडेंटिफिकेशन को छुपाने के लिए उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी कि विजय का चेहरा बिगाड़ देने के बाद पुलिस उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी और उन लोगों तक कभी नहीं पहुंचा जाएगा। इन दोनों के बयान के बाद अब बारी थी विलास को पकड़ने की, लेकिन किसी तरह ये बात लीक होकर विलास तक पहुंच गई थी और वो अपने घर से भाग निकला था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसकी फोटोज को आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवाया और 1 महीने बाद उसे थाने से गिरफ्तार कर लिया गया और उसने भी अपने क्राइम की सेम कहानी ही पुलिस को आखिरकार बता दी। उसने ये भी बताया कि उसे पता था कि उसका नाम एफआईआर में कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुलिस के करीब रहना चाहता था ताकि वो इस खोज की प्रोग्रेस पर नजर रख सके। इसीलिए वो एक पुलिस इन्फॉर्मेंट बन गया और विलास के इसी बयान के साथ 16 साल पुराना ये केस आज जाकर खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये खोज पसंद आई होगी और आपके इन्वेस्टिगेटिव माइंड को इसने थोड़ा तो टिकल किया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हम इसी तरह की खोजें हर हफ्ते लाते रहते हैं, तो उन्हें मिस न करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई खोज के साथ।